रीमा की शादी अभी हाल ही में अनिल से हुई है। अनिल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और उसका रहन सहन बहुत सादा है। लेकिन रीमा एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती है। जितना बड़ा उसका खानदान है उतना ही बड़ा उसका घमंड भी है। रीमा अपने ससुराल वालों से अपनी मनमानी करवाती है। एक दिन रीमा की सास मधु ने उससे कहा, रीमा बहू, मैंने सुनार को बुलाया है, वो कुछ गहने लेकर आया है, तू जाकर पसंद कर ले और जो भी पसंद आए वो ले लेना। मधु की बात सुनकर रीमा सुनार के पास जाकर गहने देखती है और फिर सुनार से कहती है, भैया आपके पास इससे भारी ज्वेलरी नहीं है क्या? और मुझे ना कुंदन का नेकलेस चाहिए था, लगता है वो भी नहीं है आपके पास। आपकी सास को मैंने सारे डिज़ाइन फ़ोन पर दिखा दिए थे, उन्होंने जो जो लाने को कहा वो सब कुछ ले आया हूँ मैं। भैया आपको शायद पता नहीं मैं किस खानदान से आई हूँ। हमारे यहाँ इतनी लाइट और सस्ती ज्वेलरी नहीं पहनते। आप कल अपनी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी ज्वेलरी लेकर आना। अरे भाभी जी, ऐसा क्या है जो मेरी दुकान पर नहीं मिलता? कल मैं आपके लिए सबसे बढ़िया गहने लेकर आऊँगा। अच्छा जी, चलता हूँ, नमस्ते। सुनार वहाँ से चला जाता है। सुनार के जाने के बाद मधु अपनी बहू से कहती है, बहू, अच्छे गहने लेने के लिए पैसे भी तो अच्छे चाहिए होंगे ना। हमारा जितना बजट है हम उस बजट के मुताबिक तो सामान लेंगे ना। माँ जी प्लीज़, अब आप मुझे बोर मत करिए। मैं ऐसी ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे मेरे खानदान के बारे में। और आप रुपयों की चिंता मत करें, वो मैं अपने मम्मी पापा से ले लूँगी। बहू, हमारे खानदान में इस तरह मायके वालों से रुपए पैसे नहीं मांगते। तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। अब माँ जी, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए माँ जी, मैं ऐसे खानदान की लड़की हूँ जिसकी ख्वाहिश है आप पूरी कर ही नहीं सकती। रीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मधु को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत दुख होता है। शाम को अनिल काम से घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, रीमा तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे वाह जनाब, आज इतनी मेहरबानी कैसे? वो क्या ना, मैंने सोचा कि आज अपनी पत्नी पर मेहरबानी कर ही देता हूँ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ यार। अनिल और रीमा तैयार होकर चले जाते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। लेकिन अनिल को महसूस होता है कि रीमा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो रीमा को टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो रीमा? बार बार तुम अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम कहीं और चल लेते हैं। अनिल, तुम्हें अपनी इज्जत की तो कोई परवाह नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया करो। अरे क्या हो गया? पहले आप मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तुम्हें इतने चीप होटल में आने की क्या ज़रूरत थी? अरे तुम होटल सनशाइन या होटल महाराजा में भी तो ले जा सकते थे मुझे। रीमा, तुम्हें पता भी है वो होटल कितना महंगा है? मैं अपने पूरे महीने की सैलरी भी दे दूँ ना, तब भी एक टाइम के डिनर के पैसे कम पड़ जाएंगे। पता है अनिल, मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आई क्यों। मुझे कितनी इंसल्ट फील हो रही है। अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और मेरे खानदान की। रीमा, क्या खराबी है इस होटल में? अच्छा खासा होटल है। देखो अनिल, तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठो, लेकिन मैं यहाँ खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती। रीमा उस होटल में बहुत ड्रामा करती है और अनिल को लेकर वहाँ से घर आ जाती है। उस दिन अनिल का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो मन ही मन फैसला करता है कि अपनी बीवी के साथ अब कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह एक दिन मधु के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आए होते हैं। उनमें से एक औरत मधु से कहती है, मधु, सुना है तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है और बहुत खानदानी, मिलाओगी नहीं क्या उससे? उनकी बात सुन के मधु सोच में पड़ गई। अब कैसे बताऊं इन लोगों को? मेरी बहू ऊंचे खानदान की है ज़रूर, लेकिन उसकी सोच कितनी नीची है। कहीं वो इन सब से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मधु इस कश्मकश में उलझी हुई थी कि तभी दूसरी औरत बोलती है, क्या सोच रही हो मधु? हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो इतनी गहरी सोच में डूब गई? बुलाओ अपनी बहू को। मधु ना चाहते हुए भी रीमा को बुला लेती है। सभी औरतें रीमा की बहुत तारीफ करती हैं। तभी एक औरत रीमा को आशीर्वाद देते हुए उसके गाल पर हाथ लगा देती है और इस पर रीमा भड़क जाती है। ये क्या कर रही हो आप? अपने हाथ पीछे रखो मुझसे। क्या हुआ बहू? मैंने तो बस आशीर्वाद दिया है। आपने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि मेरा गाल टच किया है। आपको पता है
अभी फेशियल करवा कर आई हूँ, पूरे 5,000 रुपये खर्च करके आई हूँ। हमारे खानदान में पार्लर में इतने पैसे खर्च करना आम बात है। खैर, आप क्या समझेगी, आप तो कहीं जाती होंगी तो 20 रुपये के साबुन से मुंह धोकर आ जाती होंगी। ये बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है। सभी औरतें मधु को बहुत हैरानी से देखती है। तभी एक औरत उससे कहती है, मधु, तेरी बहू तो बहुत तेज़ है। देख, हम तो आज आए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे यहाँ से। सारी ज़िंदगी तुझे ही उसे झेलना है, इसलिए इस पर लगाम कस के रख, नहीं तो तुझे उंगलियों पर नचाएगी। सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और मधु पूरी रात इस बारे में सोचती रहती है कि वो अपनी खानदानी बहू का दिमाग कैसे ठिकाने पर लगाए। अगली सुबह मधु अपने बेटे और अपने लिए नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ पर रीमा आकर कहती है, माँ जी, मेरा नाश्ता कहाँ है? बहू, मैंने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। क्यों? मैंने सोचा मेरी बहू खानदानी है, अब खानदानी लोग नाश्ते में न जाने क्या खाते होंगे। अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ बना दिया और वो तूने खा लिया तो तेरे खानदान की इज्जत का क्या होता? लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन मत कर बहू, तेरे खानदान के लोग जो खाते हैं ना वही बना ले और खा ले। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो तेरे खानदान की इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। रीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनिल ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो रीमा उससे कहती है, अनिल सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मुझे मम्मी पापा के घर छोड़ देना। ये क्या कह रही हो रीमा? मेरे पास कार नहीं, बाइक है। अगर किसी ने तुम्हें बाइक पर देख लिया तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? और तुम मेरी बाइक से अपने घर के सामने उतरोगी तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का तो जनाजा ही निकल जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम अपने लिए कार मंगवा लो। अच्छा, चलता हूँ मैं, देर हो रही है। अनिल वहाँ से चला जाता है। रीमा उसे देखती रह जाती है। रीमा को समझ में आ गया कि उसकी सास और अनिल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन रीमा के मम्मी पापा उसके घर आते हैं। समधन जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ जी, आप सब कैसे हो? अनिल बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा जी। आप सब लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मधु वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में 3-4 प्लेट वहाँ पर लगा देती है। उन प्लेटों में रखा सामान देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मधु ने एक प्लेट में सोने के जेवर, एक प्लेट में चांदी के जेवर, एक प्लेट में नोट और एक प्लेट में सिक्के भरे थे। अनिल अपने ससुर से कहता है, पापा जी, माँ नाश्ता ले आइए, लीजिए कुछ खाइए ना। अरे बेटा, ये कैसा मजाक है? ये सोना चांदी रुपया पैसा कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है। भाई साहब, अब आप खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों के खाने के लिए कुछ तो स्पेशल खाने की चीज़ रखनी ही होती है ना। बहन जी, हम खानदानी लोग हैं तो क्या हुआ, खाते तो हम भी रोटी हैं, पीते तो हम भी पानी ही हैं। तो मम्मी जी, ये बात आप अपनी बेटी को समझाओ ना कि हर समय खानदान का राग अलापना बंद करे। भाई साहब, आपकी बेटी किसी इंसान को इंसान नहीं समझती, हर किसी से बदसलूकी करती है। माफ़ करना, हमें संस्कारों वाली खानदानी बहू चाहिए, ऐसे खानदानी बहू नहीं जिसके अंदर घमंड कोट कोट कर भरा हो। रीमा अपने पति और सास की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। रीमा के माता पिता अनिल और मधु से माफ़ी मांगते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं। रीमा चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुनती है। अब रीमा को अपने माता पिता की बात कितनी समझ में आती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। नितिभा की शादी अद्वैत से होती है। नितिभा एक पढ़ी लिखी लड़की होती है। वहीं अद्वैत के परिवार यानी कि नितिभा के ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता सिवाय बेटों के। ससुराल में सास राजेश्वरी, ससुर प्रीतम लाल, जिठानी पल्लवी, जेठ गौतम और पल्लवी और गौतम का छोटा लड़का नमन रहते हैं। जैसे ही नितिभा ससुराल में आती है वैसे ही वो देखती है कि सभी जिठानी पल्लवी पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और वो 24 घंटे बस घूंघट ओढ़े ही रहती है। अरे ओ बैल बुद्धि बहू, अरे सिलबट्टे पे ठीक से मसाले कूटती नहीं क्या? ज़रा भी स्वाद नहीं आता आजकल की बनी सब्जियों में। मूड ऑफ कर देती है ये औरत।
जाओ जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना लाओ। इतने साल से इस घर में रह रही है, फिर भी अकल नहीं आई अब तक। बड़ी बहू होने के नाम पे कुछ नहीं हो तुम। और खबरदार जो घूंघट हटाया तो। ये देखकर नीति भाभी अपना घूंघट ओढ़ लेती है और कहती है, ससुर जी आलू का मसाला बनाकर रखा है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ, ठीक है? अरे नीति बहू, तुमने क्यों ये घूंघट ओढ़ लिया? अरे तुम्हें पराठे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पल्लवी बहू है। बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में और पल्लवी बहू में मानो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम ये घूंघट हटा दो। राजेश्वरी जाओ, छोटी बहू का घूंघट हटा दो। राजेश्वरी नीतिभा के पास जाती है और अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देती है। पल्लवी के पति गौतम को गुस्सा तो आता है, पर वो माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल पाता। और बेचारी पल्लवी, घूंघट के अंदर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। राजेश्वरी और प्रीतम लाल नीतिभा से इतना काम भी नहीं कराते और उसे घूंघट ओढ़ने से भी मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी से वो बहुत सख्ती से पेश आते। अद्वैत, ये तो गलत है ना? सासू माँ और ससुर जी पल्लवी दीदी और मुझ में कितना भेदभाव कर रहे हैं। कोई और रहती तो अब तक मुझसे जलकर न जाने क्या कर लेती मेरा। लेकिन एक पल्लवी दीदी है जो मेरे और उनके कंपैरिजन की बातें सुनकर ज़रा भी शिकायत नहीं करती। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं नितिभा, मेरे मॉम डैड ऐसे ही हैं, टिपिकल पुराने विचारों वाले, लड़का लड़की में फ़र्क करने वाले। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं, और पल्लवी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, सीधी हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत गलत है। गौतम भाई को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल कर लेते हैं। पल्लवी पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं लेते। राजेश्वरी और प्रीतम लाल उससे बहुत सारा काम करवाते रहते हैं, फिर चाहे उसे बुखार हो या वो कितना भी थकी क्यों ना हो। घर को संभालना, नमन की परवरिश, गौतम की देखरेख, न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों की गठरी लेकर चलती पल्लवी। सबको खाना परोसती और फिर बाद में खुद खाती। इतने त्याग के बाद भी उसे सिर्फ दुनिया भर के ताने ही सुनने मिलते, जो उसकी आत्मा पर कोयले के जैसे जलन देते। नीतिभा से अपनी जिठानी का ये दर्द देखा नहीं जाता, और वो उसे थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी मिले इसलिए अद्वैत से पूछकर पल्लवी के मनपसंद जलेबी फाफड़ा ले आती है। पल्लवी दीदी, ये देखिए, खुशबू से तो आप घूंघट में ही पहचान गई होंगी कि मैं क्या लाई हूँ। अद्वैत ने बताया मुझे कि आपको जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है। चलिए अभी जल्दी से अपने ये मसालों से भरे हाथ धोइए और खाने के लिए बैठ जाइए, मैं आपको सर्व करती हूँ। नहीं नहीं नितिभा, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों? फ्रेश है, मेवालाल मिष्ठान भंडार से लाई हूँ, खाइए तो। नहीं नहीं, सासू माँ और ससुर जी ने अब तक खाना नहीं खाया। उनके गले के नीचे जब तक खाने का निवाला नहीं उतरता, मैं तब तक खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकती, वरना वो मुझे बहुत सुनाएंगे। और फिर गौतम जी और नमन को अच्छा नहीं लगता, उनकी जान जलती है। बस दीदी, आप कब तक डरती रहेंगी? मैं हूँ ना, चलिए, आपको अपनी इस देवरानी की कसम, खाइए चलिए। नीतिभा जैसे तैसे पल्लवी को जलेबी फाफड़ा खाने के लिए राजी करती है और फिर दोनों जिठानी देवरानी खाने लग जाती हैं कि तभी प्रीतम लाल और राजेश्वरी मंदिर से घर लौट आते हैं और वो दोनों पल्लवी पर चिल्लाते हैं। अरे ओ नासपिटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पीठ पीछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई है? माफ़ कीजिए सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पल्लवी कांपते हुए हाथों को जोड़कर सास ससुर से माफ़ी मांगती है। तू इस घर के तौर तरीके भूल गई क्या? अरे इस घर में हमारी इजाज़त के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और तू अपना बहु धर्म भूल गई। हमसे पहले ही अन्न का निवाला खा लिया। नितिभा बहू, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस पल्लवी से दूर रहो और इसे अपनी सहेली बनाने की कोशिश मत करो। ये तो तुम्हारे लेवल की है ही नहीं। राजेश्वरी और प्रीतम लाल की कड़वी बातें सुनकर पल्लवी रसोई में जाकर अपने मुंह को पल्लू से दबाते हुए फूट फूट कर रोती है, और ये सब देखकर नितिभा को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने आप से कहती है, पल्लवी दीदी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है, अन्याय है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन मेरे कुछ करने या ना करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ससुर जी और सासू माँ तब जाकर शांत बैठेंगे
जब पल्लवी दीदी अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाएंगी। गौतम भाई भी सासू माँ और ससुर जी के डर से कुछ नहीं कर पाते। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन राजेश्वरी और प्रीतमलाल का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ता जाता है और वो पल्लवी से किसी नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। नीतिभा एक चाल चलती है। जब प्रीतमलाल अपना नया चश्मा बनवा कर लाते हैं, तब वो नमन से कहकर उस चश्मे को तोड़वाती है और नादान नमन उसे तोड़ भी देता है। और जब प्रीतमलाल और राजेश्वरी उस टूटे हुए चश्मे को देखते हैं, तब वो दोनों भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और नमन को खूब सुनाने लगते हैं और छड़ी से मारने लगते हैं। क्यों तोड़ा तूने मेरा चश्मा जानबूझकर? हाँ, क्यों तोड़ा? ये ले, और करेगा गलती? नहीं दादाजी। मारिए इसे। और बहुत बिगड़ता ही जा रहा है ये दिन ब दिन। पता भी है कितना महंगा था ये चश्मा, निकौड़ा कलमुआ कहीं का। उतने में अपने बेटे के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पल्लवी भागे दौड़े रसोई में काम छोड़कर बाहर आती है और आखिरकार अपना घूंघट हटाकर अपने बेटे को बचाती है और अपने सीने से लगा लेती है। वो राजेश्वरी और प्रीतमलाल की तरफ गुस्से से लाल भयंकर आंखों से देखती है। इतना गुस्सा कि सामने वाले की रूह कांप उठे और एकदम जोरदार तेज आवाज में चिल्लाती है। बस, हाँ, आप दोनों अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, एक माँ खुद पे बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बेटे पे नहीं, अपने संतान पे नहीं। मेरे कलेजे के टुकड़े को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की आप दोनों ने? हाँ। पल्लवी की आवाज़ सुनकर गौतम और अद्वैत दोनों भी हॉल में आ जाते हैं। सभी पल्लवी का ये रौद्र रूप देखकर चौंक जाते हैं। पल्लवी बहू, तुम चुप कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे गलती क्या है मेरी? बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हमेशा मुझ पर अत्याचार करते रहे, मुझे दबाव में रखा, मुझे घूंघट ओढ़ कर रहने के लिए कहा। इतना सारा अन्याय, लेकिन अब नहीं, अब ये पल्लवी किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि मैं अब आप दोनों के दबाव से दबूंगी ही नहीं। चाहे जो करना है कर लीजिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरी जय जयकार, और पल्लवी दीदी का तिरस्कार, ये कहाँ का न्याय है? आप दोनों अगर पूरी दुनिया में भी चिराग लेकर ढूंढने जाएंगे ना, तो भी आपको पल्लवी दीदी जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। इन्होंने जितना त्याग, जितना बलिदान इस घर के लिए किया है, उतना तो एक सगी औलाद भी नहीं कर सकती है, वो भी इतना अपमान और अत्याचार सहने के बावजूद भी। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि रोज़ रसोई में घंटों तक इनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। प्याज काटने की वजह से नहीं, अपने मन पर, अपने दिल पर लगी चोट की वजह से। मैं आज तक शांत था, लेकिन अब नहीं। अब मैं मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे माफ़ कर दो पल्लवी, मैं तुम्हारे अत्याचार में तुम्हारा साथी, तुम्हारा हमदर्द तो बना, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ा नहीं। शायद मैं अपने मम्मी पापा से डर रहा था या अपनी मर्यादा को पार नहीं कर पा रहा था, पर अब मैं लड़ूंगा, फिर चाहे ये लड़ाई मुझे मेरे माँ और पापा से ही क्यों ना करनी पड़े। चलो पल्लवी, अपना, नमन का और मेरा सारा सामान पैक करो। हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे जो इतने बुरे हैं। गौतम पल्लवी और नमन का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही ही होता है कि तभी राजेश्वरी और प्रीतमलाल भावुक होकर सबसे माफ़ी मांगते हैं। रुक जाओ गौतम बेटा, हमें माफ़ कर दो पल्लवी बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज हमारी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है, हमें एक आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हम तुमसे विनती करते हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका दे दो। हम फिर कभी भी तुम्हारे साथ वैसे पेश नहीं आएंगे। राजेश्वरी और प्रीतमलाल दोनों भी पल्लवी से माफ़ी मांगते हैं। पल्लवी और गौतम उन्हें माफ़ कर देते हैं और इस तरह पूरा परिवार फिर से खुशी से रहने लगता है। अब तो घर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, अब हमें और नया घर बनाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मरम्मत करवाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें घर को तोड़कर ही बनाना होगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से मिस्त्रियों से बात कर लीजिए ना पापा जी। उसके बाद मैं और ज्योति मिलकर सामान बांधना शुरू कर देंगे। गोपाल जी की मिडिल क्लास फैमिली अपना पुराना घर तोड़कर नया घर बनाने की सलाह कर रही होती है। अगले दिन गोपाल मिस्त्री को लेकर घर आता है और अपना घर दिखाता है। तो ये है हमारा घर, इसे तोड़कर बनाना है और सारा काम ठेके पर चलेगा। हाँ हाँ ठीक है,
एकदम बढ़िया घर बना देंगे आपको। वैसे आपने नक्शा बनवाया अपने घर का? हाँ, मैंने नक्शा बनवा कर रखा हुआ है, बस 2-3 दिन बाद काम शुरू कर दो। ठीक है भाई साहब, काम शुरू हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मिस्त्री घर देखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद घर के सभी लोग घर का सामान मानना शुरू कर देते हैं और सामान रखने के लिए वो अपने घर के ठीक सामने रहने वाली शांति का 1st फ्लोर किराए पर लेते हैं। अब हम अपनी आंखों के आगे अपना घर बनता हुआ देखेंगे। बिल्कुल सही ज्योति, और जैसा हमने सोचा है ना, अब हम अपना घर बिल्कुल वैसा ही बनवाएंगे। और नहीं तो क्या, पुराने घर में हमें कितनी दिक्कत हो रही थी। मेरा और आपका कमरा कितना छोटा था, और बड़े कमरे बनवाएंगे और रसोई को ना हम एकदम मॉडर्न बनवाएंगे। 2 दिन बाद घर के टूट फूट का काम शुरू हो जाता है और सारे तोड़फोड़ करने के बाद मलबा हटाने का काम किया जाता है। पापा जी, मेरे कमरे में ना आप टाइल्स लगवा देना, और मेरे कमरे में भी टाइल्स लगवा देना, कमरा बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। बहू, पैसा हिसाब से लगाना है घर बनाने में, क्योंकि सामान भी तो कितना ज्यादा महंगा है। वही तो, अगर बजट से बाहर चले गए तो फिर हमें लोन लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेना नहीं चाहता। कोई बात नहीं पापा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, बस घर ऐसा बनाएंगे कि बार बार मरम्मत करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही सब कुछ हो जाए। ऐसे भी सभी लोग बातें करते हैं और दूसरी तरफ घर की नींव खोदने का काम शुरू होता है। लगभग सारी खुदाई पूरी हो जाती है और जिस जगह रसोई बनानी होती है वहां पर खुदाई करने की बारी आती है। मजदूर खुदाई का काम शुरू करते हैं और उन्हें मिट्टी में एक मटका दबा हुआ नजर आता है। तभी वो मिस्त्री को आवाज देते हैं, साहब यहाँ पर आइए जरा। अरे जल्दी देखिए, यहाँ पर कुछ मिला है हम लोगों को। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मिल गया तुम्हें यहाँ पर? ये देखिए, खुदाई के दौरान यहाँ पर ये मटका दबा हुआ मिला है। मैं यहाँ पर तो रसोई बनने वाली थी ना, ये क्या निकल रहा है रसोई की खुदाई में? घर वालों को दिखा देते हैं, क्या पता क्या चीज है क्या नहीं। मिस्त्री जल्दी से गोपाल को फोन करता है और गोपाल अपने पूरे परिवार के साथ रसोई के लिए जहाँ पर खुदाई की जा रही थी वहां पर आ जाता है। ये देखिए, हम रसोई के लिए खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर ये मटका निकला है। क्या ये आप लोगों ने दबा रखा है? अरे नहीं, हमें नहीं पता इस मटके में क्या है। हमने तो ये मकान नया बनाया खरीदा था। अजय, खोल के देखिए ना इसके अंदर क्या है क्या नहीं, तभी तो पता चलेगा क्या माजरा है। कहीं किसी ने कोई काला जादू तो नहीं करवा रखा हमारी घर की नींव में? तुम भी ना ज्योति, कैसे बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइए मिस्त्री जी, ये मटका मुझे दीजिए, मैं इसे खोल कर देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइए दीजिए। मिस्त्री वो मटका विक्रम और अर्जुन के हाथों में पकड़ा देता है। दोनों भाई उस मटके को साफ करते हैं और उसे जमीन पर रख देते हैं। सभी लोग मटके के इर्द गिर्द गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही विक्रम मटके से कपड़ा हटाता है, सभी लोग मटके के अंदर झांक कर देखते हैं तो सभी के तोते उड़ जाते हैं। सब एक साथ बोलते हैं, सोने के गहने, सोने के गहने, सोने के गहने, सोने के गहने। अरे देख रहे हैं आप सब लोग, इस मटके में सोने के गहने भरे हुए हैं। वाह, हम तो माला माल हो गए, करोड़पति हो गए, अंबानी हो गए। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी रसोई के नींव में इतना सारा सोना गड़ा हुआ है। सच में आप लोगों की तो किस्मत चमक गई। अब जब गहने रसोई की खुदाई में निकले हैं तो सबसे अच्छी रसोई बनाएंगे हम। अरे इन गहनों को बेचकर पैसा ही पैसा आ जाएगा। अब तो हम अपने सपनों का घर नहीं बल्कि महल बना सकते हैं, महल। गहनों को देखकर दोनों बहुएं बुरे तरीके से पगला जा रही थी। मिस्त्री और मजदूर भी हैरान हो जाते हैं। साहब, अब तो हमें भी हमारी दिहाड़ी डबल करके देना अब। और क्योंकि अगर हम खुदाई नहीं करते तो ये गहने नहीं निकलते। अरे हाँ भाई हाँ, तुम भी ले लेना अपनी दिहाड़ी डबल बस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब पैसे की कमी थोड़ी ना है। इतने सालों से घर बना रहा हूँ लोगों के, लेकिन पहली बार ऐसा कोई कुदरत का करिश्मा देखा है। आज तक मैंने बस सुना था कि लोगों को गड़े खजाने मिल जाते, आज मैंने देख भी लिया। सभी लोग गहनों को देखकर अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, तभी गोपाल सभी को शांत करवाते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ सबके सब। तुम जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान कुछ भी नहीं है। आपके कहने का क्या मतलब है पापा जी, अब क्या मुश्किल है? हाँ, क्या बात है? हम इन गहनों को ले जाकर सुनार के पास नहीं बेच सकते। क्या जी, क्यों नहीं बेच सकते, क्या दिक्कत है? अगर किसी को भी भनक लग गई कि ये गहने हमारी रसोई की खुदाई से निकले हैं और ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो इन गहनों पर पुलिस अपना हक जमा लेगी और हम हाथ मसलते रह जाएंगे। पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बात तो हम में से किसी ने सोची नहीं। तो अब हम क्या करें? करना क्या है, अब इन गहनों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दो और घर बनाने का काम चलने दो। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हम इन गहनों को थोड़े थोड़े हिस्सों में करके बेचेंगे ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अब रसोई जैसे हम चाहती हैं वैसी बना दीजिए। बिल्कुल, हमारी रसोई में हर एक चीज होनी चाहिए। जैसे रसोई मैं टीवी में देखती हूँ ना, बिल्कुल वैसी रसोई चाहिए मुझे।
अब मजदूर और मिस्त्री अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन और गोपाल दोनों मटकी को वापस से ढककर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। माँ जी, अब तो रसोई के सारे डब्बे, बर्तन, सब कुछ नया लेकर आएंगे हम। क्या बहू, इतना खर्चा किस बात के लिए करना है भला? इतने सारे सोने के गहने निकले, इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं। वैसे भी अब कौन से में पैसों की कमी रहेगी। लेकिन हमारे पास जो है, हमें उसी में सब्र करना चाहिए। वो गहने कब बिकेंगे, कब पैसे आएंगे, ये तो बाद की बात है ना बहू। अरे बात की हो या अब की माँ जी, पैसे तो आ ही जाएंगे ना, ये आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। बहू, पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है घर बनाने में, अब तुम फालतू की और चीजों पर खर्चा करने की बात मत करो। रसोई में तो हम खर्चा करेंगे, हमें नया फ्रिज भी चाहिए, नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी चाहिए, जैसे टोस्टर मशीन, पानी की केतली, इंडक्शन, माइक्रोवेव। और इसके साथ साथ कांच के ग्लास, कांच के बहुत सारे बर्तन और एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ चाहिए। अरे बहू, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जितना मैं सोचा है उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए ना, और पैसे तो मिल ही जाएंगे ना गहने बेचकर। वरना हम दोनों मिलकर शोर मचा देंगे कि हमारी रसोई की नींव में गहने मिले, और वो भी सोने की। दोनों बहुओं की बात सुनकर गोपाल और सरला दोनों चुप हो जाते हैं और अपनी बहू को उनके मनपसंद रसोई बनवाने और सामान लाने के लिए हाँ बोल देते हैं। अब दोनों बहुएं जोरों शोरों से रसोई का सामान खरीदना शुरू करती हैं। तुम दोनों बहुत ज्यादा खर्च कर रही हो, इतना खर्च करना गलत बात है। माना कि हमें सोने के गहने मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लखपतियों की तरह खर्च पर खर्च करते जाएं। अरे छोड़ो ना, आप भी पता नहीं क्या दकियानुसी बातें करते रहते हो। हमें जो करना है हमें करने दो। बिल्कुल सही, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। अब एक तरफ मकान बन रहा था, दूसरी तरफ ज्योति और पलक लगातार खर्चे पर खर्चा कर रही थी। ये सब कुछ देखकर आसपास वाले लोग भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। और एक दिन पड़ोस की कुछ तेज और तेज सरला से कहती हैं, क्या बात है सरला, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी नहीं तो क्या हुआ? कहीं इन्हें गहनों के बारे में पता तो नहीं लग गया? अरे तेरी बहू इतना सामान खरीद कर ला रही है, तो मकान भी अच्छा बना रहे हो, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो भाई? वही तो, आजकल तो अच्छी अच्छी की कमर टूट जाती है घर बनाने के चक्कर में, और तुम तो खुले हाथों से पैसा बरसा रहे हो। वो क्या है ना, सारी उम्र हमने बचत ही तो की है। अब जब घर बना रहे तो फिर एक बार ही खर्च करेंगे, बार बार खर्चा कौन करता है? बात तो ये भी सही है, रोज रोज थोड़ी ना मकान बनाते हैं, पर फिर भी थोड़ा हिसाब से खर्च करो भाई, महंगाई बहुत है। ऐसे ही पड़ोसन सरला से बात करती है और सरला अपने घर जाकर अपनी बहू को कहती है, देख रही हो तुम दोनों, मोहल्ले वाले कैसे कैसे बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। मोहल्ले वाले तो वैसे भी बहुत जल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर जो बन रहा है। अब मोहल्ले वालों की बातें सुनकर हम अपने आप को क्यों रोक दें? तुम दोनों के दोनों ना पागल हो गई हो, तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आ रही? हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो बात हमें पता है वो लोगों को थोड़ी ना पता है। नहीं तो क्या, अरे पूरे 1 करोड़ की रसोई बनाएंगे हम, देखने वाले देखते रह जाएंगे बस। 1 करोड़ की रसोई? मतलब कहने का ये है कि हमारी रसोई 1 करोड़ से कम की नहीं लगेगी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होगी उसके अंदर। सरला, तुम्हारी दोनों बहू का दिमाग जवानी में सठिया गया है, थोड़ा समझाओ इन्हें, वरना ये गहने बेचने से पहले हम दोनों को ना बिकना पड़े कहीं। वक्त गुजरता चला जाता है और एक के बाद एक महंगा बड़ा खर्च घर बनाने में होता चला जाता है। गोपाल ने जिस हिसाब से पैसा सोचा था, अब पैसा उसके बजट से बाहर जाने लगता है। खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुएं हर दिन कोई ना कोई नई डिमांड कर रही है। कभी खिड़की ऐसी चाहिए, फर्श पर पत्थर ऐसा चाहिए, दीवार पर टाइल्स ऐसी चाहिए, डिजाइन ऐसा चाहिए। क्या करें, हम दोनों ने भी उन दोनों को समझाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों हमारी बात मानती नहीं। कुछ कहते तो बस यही बोलती है, सबको बता देंगे हमारे पास सोने की गहने हैं। अरे सोने के गहने ना हो, कोई लॉटरी लगने वाली बात थोड़ी ना है। उन गहनों को बेचना भी बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। तो फिर क्या करे पापा, आप ही बताओ ना। अब करना है क्या है, जो बहू की जिद है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वो अपनी जिद में पीछे नहीं हटेंगी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर मिस्त्री मजदूर के साथ आता है। अरे साहब, हमारे साथ चलिए, आपकी बहुएं हमारा दिमाग खराब कर रही हैं। हाँ जी, जल्दी से हमारे साथ चलिए। मजदूरों की बात सुनकर गोपाल, विक्रम, अर्जुन तीनों उनके पीछे पीछे चल देते हैं, जहां वो देखते हैं कि पलक और ज्योति रसोई में लगे हुए पत्थर को तोड़ रही हैं। ये देखिए, ये सुबह ही हमने आपके बहू के कहने पर ये पत्थर लगाया था, अभी नहीं, ये पसंद नहीं आ रहा। ये हमें तोड़ने के लिए कह रही थी, हमने मना किया तो अभी ये खुद तोड़ रही है। अरे पागल हो गई हो क्या कर रही हो तुम? हमें ये पत्थर नहीं चाहिए रसोई में, क्योंकि हम जैसा डिजाइन चाहते हैं ये वैसा डिजाइन नहीं है, और हमें रसोई वैसी चाहिए जैसी हमने सोची है, इसलिए हम इसे तोड़ रहे हैं। तुम दोनों की दोनों यहाँ से चली जाओ। अरे क्यों मजदूरों की मेहनत खराब कर रही हो? पता भी है ये पत्थर कितना ज्यादा महंगा आया है।
तो सारे पैसों की वसूली तो हो जाएगी ना, हमें हमारी मनमर्जी करने दीजिए। ज्योति और पलक की फिर वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है, जिसे शांत करवाने के लिए गोपाल मजदूरों से फिर रसोई में नए सिरे से दूसरा पत्थर लगाने के लिए कहता है और मजदूर चुपचाप बेचारे अपने काम करने लग जाते हैं। बहू की वजह से ना इतना दिमाग खराब हो गया मेरा कि क्या ही बताऊं, पर अब करूं भी तो क्या करूं। अगर गहने सिर्फ मैंने अकेले ने देखा होता तो मैं बात संभाल भी लेता, लेकिन पूरे परिवार को गहनों के बारे में पता है, अब क्या ही कर सकता हूं। वक्त गुजरता चला जाता है और आखिरकार लाखों का खर्च करने के बाद गोपाल का बढ़िया घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसपे सबसे ज्यादा खर्चा उसने अपने घर की रसोई बनाने में किया था। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना घर हमारा। और सबसे सुंदर हमारी रसोई लग रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये दराज, ये मार्बल, ये सुंदर सा पत्थर और ये मॉडर्न सिंक, इसने तो हमारी रसोई में 4 चांद लगा दिए। जितने में पूरा घर बनाया ना बहू, उतने में तुम दोनों की सिर्फ ये रसोई बनी है, अगर तुम्हें पता ना हो तो। पता नहीं कहाँ से तुमने चीजें मंगवा कर रसोई में लगाई है। अरे जैसी रसोई पहले थी वैसी ही रसोई बनवा लेती, क्यों इतना खर्चा करवाया तुमने? क्योंकि भूलिए मत, अगर रसोई की नींव की खुदाई ना होती तो वो सोने के गहने हमारे हाथ नहीं आते। तो रसोई को तो सबसे ज्यादा चमकना बनता है, और वैसे भी रसोई ही घर की शान होती है। अब पूरा घर बन जाने के बाद मजदूरों को उनका सारा पैसा दिया जाता है और मिस्त्री से भी हिसाब किताब पूरा कर लिया जाता है, जिसके बाद घर में वापस से सारा सामान रखा जाता है और गृह प्रवेश की पूजा रखवाई जाती है और सभी लोग अच्छे अच्छे सोफे लेकर पूजा में पहुंचते हैं और गोपाल के परिवार को बधाई देते हुए कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया घर बनाया भाई साहब आपका। सच में रसोई तो आप लोगों ने एकदम 4 चांद लगा दिए। ऐसी रसोई तो हमारे मोहल्ले में किसी की भी नहीं है। काफी पैसा लगा दिया है भाई साहब आपने, पर अब आपका लगाया हुआ पैसा आपके घर पर दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छे से। ढेर सारी बधाइयां और तोहफे देने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब हमें हमारा असली काम करना है, गहनों को बेचने का। एक काम करते हैं ना, मैं और आप चलते हैं। मैंने ना अपनी एक दूर के रिश्तेदार से पता किया है एक सुनार के बारे में, वहां पर जाकर हम गहनों को बेच सकते हैं। तो ठीक है, कल हम गहनों को लेकर उसी सुनार के पास चले जाएंगे। जल्दी जाइए जल्दी, क्योंकि घर का काम तो हो गया, अब हमें अपने लिए भी शॉपिंग करनी है। हाँ, नई नई साड़ियां बनकर रसोई में बढ़िया बढ़िया खाना जो बनाना है हमें। पलक और ज्योति की बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी धुन में मस्त अपनी बातें बोलती रहती है। अगले दिन गोपाल और सल्ला सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां वो गहनों को सुनार को देते हुए कहते हैं, जी ये मेरी सास के गहने हैं, अब मैं इन गहनों को पहनना नहीं चाहती और एक मजबूरी के चलते मुझे इन्हें बेचना पड़ रहा है, तो जरा आप देख लीजिए ना ये गहने कितने के हो रहे हैं। लाइए दिखाइए। ये लीजिए, ये सारे गहने। पहले मैं इन गहनों को अच्छे से देखूंगा कि ये गहने सोने के हैं या फिर आप लोग नकली गहने उठाकर ले आए। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, एकदम असली गहने हैं, आप चेक कर लीजिए। सुंदर अपने तरीकों से उन गहनों को चेक करता है और फिर उन गहनों को उठाकर गोपाल और सल्ला के पास लेकर आता है। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये कोई सोने के गहने नहीं है, ये तो नकली गहने हैं। इन गहनों को मैं तो क्या कोई कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। वापस ले जाइए इन गहनों को, वापस ले जाइए अपना ये कूड़ा। सुनार की बात सुनने के बाद गोपाल और सल्ला दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो गहने लेकर घर वापस आते हैं और गहनों की सारी सच्चाई पूरे परिवार को बताते हैं। इसका मतलब हमने जो इतना सारा खर्चा सोने के गहने समझकर किया था, वो सारा खर्चा हमें कभी भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। मेरी तो सारी की सारी सेविंग चली गई, पापा की सेविंग चली गई। अब क्या होगा? हमने 2 से ज्यादा का तो लोन ले लिया है, अब उनको कैसे भरेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना खर्चा नहीं किया ना उससे ज्यादा तो अब हम घाटे में चले गए। मेरा तो सोच सोच कर बीपी घटाई जा रहा है। घाटे में क्यों गए हैं? गहने तो अभी बिकेंगे और हमने जितना खर्चा किया है वो खर्चा भी हम वसूलेंगे। लेकिन कहाँ से पापा जी? गहने तो नकली है ना, फिर कैसे आएगा पैसा? पैसा आएगा बहू, क्योंकि अब तुम दोनों ने ही घर में सबसे ज्यादा खर्चा करवाया है। 1 करोड़ की रसोई बनवानी थी ना तुमने, तो अब तुम दोनों अपने सोने के असली गहने बेचो और जो ओवर खर्चा हुआ है उस सारे खर्चे की भरपाई करो। समझी तुम दोनों? क्योंकि यह जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी करामात है। गोपाल की बात सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर अपना मुंह नीचे कर लेती है और आखिरकार नकली गहनों के चलते दोनों बहू को अपने असली गहने बेचकर जरूरत से ज्यादा हुए खर्चे की भरपाई करनी पड़ती है और 1 करोड़ की रसोई बनाने के चक्कर में दोनों बहुओं को अपने सोने के गहनों से भी हाथ धोना पड़ता है।